कभी सोचा है कि अगर किसी की बिना वसीयत बनाए मृत्यु हो जाए तो उनकी जिंदगी भर की मेहनत, उनकी प्रॉपर्टी का क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे मन में आता है और इसका जवाब वो छिपा है कानून की किताबों में। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। सोचने वाली बात है ना। कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगाकर कुछ बनाता है, एक विरासत खड़ी करता है। पर अगर वो ये बताकर ही ना जाए कि उसके बाद इसे कौन संभालेगा, तो फिर क्या होता है? हमारा कानून इस सिचुएशन को आखिर कैसे हैंडल करता है? देखिए, इसका जवाब अटकलों या अंदाजों में नहीं है। ये बिल्कुल साफ साफ कानून में लिखा हुआ है। ये जो कानूनी दस्तावेज है ना, ये एक तरह की रूल बुक है, एक गाइड जो हमें स्टेप बाय स्टेप बताती है कि क्या होगा। तो चलिए आज इसी रूल बुक को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर विरासत का पूरा कानून टिका हुआ है। इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम किरदार है वो है उत्तराधिकारी या हेयर। अब कानून की नजर में उत्तराधिकारी कोई भी नहीं हो सकता। ये वो इंसान है जिसे लीगली किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का अधिकार मिलता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि कानून इसे ऑर्गेनाइज कैसे करता है। इसे एक झरने की तरह समझिए। पानी हमेशा सबसे ऊपर से गिरना शुरू होता है, राइट? अगर उस लेवल पर कोई नहीं है तो पानी नेचुरली अगले लेवल पर बह जाता है और फिर उससे अगले लेवल पर। विरासत का ये जो फ्लो है वो बिल्कुल इसी तरह तय होता है। तो इस झरने में सबसे पहला लेवल कौन सा है? मतलब कानून सबसे पहले किन लोगों को ढूंढता है? आइए विरासत की इस पहली कतार को समझते हैं। कानून की पहली नज़र हमेशा सबसे करीबी परिवार पर होती है, जिन्हें हम मुख्य उत्तराधिकारी कहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कानून उन सिचुएशंस को भी कवर करता है जहां मान लीजिए किसी बेटे की मृत्यु अपने पिता से पहले हो गई हो। ऐसे में उस बेटे का जो हिस्सा था वो उसके अपने बच्चों यानी वारिसों को मिल जाता है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी शर्त है। अगर उस बेटे की विधवा ने दोबारा शादी कर ली है तो फिर वो इस विरासत की हकदार नहीं रहती। और ये जो लाइन है ना, ये दिखाती है कि कानून कितना क्लियर और सख्त है इस मामले में। कोई इफ एंड बट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो पहले ग्रुप के वारिस हैं उनका हक सबसे पहले है, सबसे ऊपर है। बात खत्म। ठीक है, ये तो हुई पहली कैटेगरी। लेकिन तब क्या होगा अगर पहली कैटेगरी में कोई भी ना हो? कानून अपनी तलाश को फिर कैसे आगे बढ़ाता है? ये पूरा प्रोसेस बड़ा सिस्टमैटिक है। अगर पहली लिस्ट में कोई नहीं मिलता तो कानून रुकता नहीं है। वो बस अपनी खोज का दायरा, अपना सर्च एरिया और बढ़ा देता है अगले हकदारों की तलाश में। इस पूरी प्रक्रिया को आप ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टॉप है खंड क यानी प्राइमरी एयर्स। अगर ये स्टॉप खाली है तो ट्रेन आगे बढ़ती है खंड ख की तरफ यानी सेकेंडरी एयर्स। और अगर पूरी खोजबीन के बाद भी कोई वारिस नहीं मिलता तो आखिर में वो संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। तो अब आते हैं उस लंबी लिस्ट पर जिसमें सेकेंडरी एयर्स शामिल है। अब ये लिस्ट पहली बार में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे एक एक करके आसानी से समझते हैं। तो जब प्राइमरी वारिस नहीं मिलते तो कानून का दायरा थोड़ा और फैलता है और परिवार के अगले सर्कल पर जाता है, माता पिता और भाई बहन। आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट कितनी डिटेल में है। इसमें शादीशुदा बेटी से लेकर जिस भाई की मृत्यु हो चुकी है उसके बेटे तक को शामिल किया गया है। इसके बाद कानून फैमिली ट्री में एक पीढ़ी और नीचे की ओर देखता है, यानी पोते पोतियों तक। यहां बेटे की बेटी और बेटी के बेटे दोनों को ही बराबर का हकदार माना गया है। मकसद यह है कि विरासत परिवार के अंदर ही रहे। और मान लीजिए यहां भी कोई नहीं मिलता तो कानून नीचे जाने के बजाय अब ऊपर की तरफ देखता है। अब बारी आती है दादा दादी की और फिर चाचा और उनके बेटों की, यानी परिवार की जो पैटर्नल ब्रांच है उसकी। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इससे पता चलता है कि कानून कितना डीप में जाता है। इसमें शादीशुदा बहन, उनके बेटे, सौतेली बहन और यहां तक कि मटर्नल साइड के रिश्तेदार जैसे कि मामा, उन्हें भी शामिल किया गया है। तो पॉइंट यह है कि कानून किसी ना किसी वारिस को ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट और इतने सख्त नियमों की जरूरत क्या है? चलिए अब समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम इतना जरूरी क्यों है। असल में ये सब कुछ व्यवस्था यानी ऑर्डर के लिए है। सोचिए, अगर कोई साफ कानूनी ढांचा ना हो तो संपत्ति को लेकर परिवारों में कितने झगड़े हो सकते हैं, कितनी लड़ाइयां हो सकती हैं। ये कोड उसी केओस को रोकने का काम करता है, एक फेयर और प्रिडिक्टेबल प्रोसेस देकर। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? पहली, कानून का एक सेट पैटर्न है, एक हायरार्की है। दूसरी, प्रायोरिटी हमेशा सबसे करीबी परिवार को मिलती है।
तीसरी, ये सिस्टम बहुत ही डिटेल्ड है ताकि हर तरह की फैमिली सिचुएशन कवर हो सके। और चौथी, और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये कानून हमें बार बार याद दिलाता है कि अगर कोई चाहता है कि उसकी संपत्ति उसकी इच्छा के अनुसार बटे, तो एक वसीयत बनाना कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। आज के समय में जब परिवारों की परिभाषा बदल रही है, फैमिली स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं, तो क्या ये बरसों पुराना कानूनी ढांचा आज भी उतना ही रेलेवेंट है, या फिर इसे आज की हकीकतों के हिसाब से बदलने की ज़रूरत है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।